देश में अब सवर्ण दुखी और परेशान है, जिसकी जड़ में एक तरफ यूजीसी का नया नियम है और दूसरी ओर है उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीति। इस्तीफा देने के बाद निलंबित हो चुके बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि उनको राज्य के एक बड़े कद के व्यक्ति ने पागल ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। वही खबर यह है कि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की गुप्त बैठक हुई थी, जिसने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियम ने सवर्ण छात्रों की नींद को उड़ाकर रख दिया है। उन्हें लग रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अब एससी, एसटी और ओबीसी छात्र उन्हें निशाना बना सकते हैं और नए नियम के कारण उनका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो देखिए, न्यूज काउंटर में सबसे पहले अब हम हिसाब करने जा रहे हैं यूजीसी के नए नियम का। वो क्या कहता है वो आपको डिटेल में समझाने की हम कोशिश करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। समर्थक इसे भेदभाव खत्म करने वाला बता रहे हैं, जबकि विरोधी ग्रुप इसका दुरुपयोग और ध्रुवीकरण का खतरा जता रहा है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी समेत कई शहरों में सवर्ण का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नियमों से जुड़ा गैजेट इस महीने की शुरुआत में नोटिफाई किया गया था। सरकार का यह नोटिफिकेशन विरोध प्रदर्शन, इस्तीफों और राजनीतिक बेचैनी की वजह बनता जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी इस वक्त उठापटक मची हुई है। यूजीसी नियमों का विरोध सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम में भी अब पहुंच चुका है। तो यह एक ऐसी कहीं ना कहीं नियम और एक ऐसा कानून बनता जा रहा है जिसने पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त बवाल मचा कर रखा है। और इस बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि यूजीसी का पूरा विवाद आखिरकार है क्या और उसके नए नियम क्या है, यह भी समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स हैं जिसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यूजीसी विवाद के नए नियम है और इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल बनाना इसमें जरूरी रखा गया है। इसके अलावा जो अगली बात कही गई है इसमें, इसके जो सदस्य होंगे उसमें एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से होना उसका आवश्यक है। इसके साथ साथ और कौन कौन होगा, एक महिला और दिव्यांग भी होना इस नियम में अनिवार्य रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर एससी, एसटी, ओबीसी छात्र को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो इस सेल में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। लेकिन इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इसी बात को लेकर विरोध बहुत ज्यादा है। शिकायत के बाद संस्थान को तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा, यह नियम कहता है और इसकी ये गाइडलाइंस हैं। किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कमेटी के अंदर बैठक होनी चाहिए और इसके साथ साथ 15 दिनों में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी देना अनिवार्य होगा। यह भी इसके नियमों में पाया गया है। दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर संस्थान ने यह कमेटी नहीं बनाई और यूजीसी का पालन नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति में यूजीसी उनका फंड तक रोक सकता है। ऐसे में यह कंपल्शन बढ़ जाता है और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे लोग क्या कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। वो सुनिए और उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। इसमें समानता का कहीं कोई मामला ही नहीं है। यह केवल सवर्ण समाज को काट के और अन्य समाजों के लिए लाया गया नियम है बस। आज हम लोग जो यूजीसी काला कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है और यहाँ जातिगत जहर घोलती है। पूरी तरह से बंटवारा का काम किया गया है देश में। कल चले कोई भी हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया, हम जेल चले जाएंगे। हमारे खिलाफ कोई सुनने के लिए नहीं होगा भैया कि मतलब कोई बोल रहा है तो कोई सुन ले। हमें चाहिए, हमें चाहिए। आप इस बिल को या इस कानून को, इस एक्ट को वापस लीजिए सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा सरकारों से। और यूजीसी पर जब बात आगे बढ़ी है तो इस्तीफे की आग लग गई है पूरे उत्तर प्रदेश में।
अलग अलग जगहों पर, क्योंकि फैसला यह शिक्षा मंत्रालय का है जिसके मुखिया हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन बड़े विरोध और इस्तीफे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खासकर तब जब यूपी में अगले साल चुनाव है। बीजेपी के अंदर इस वक्त उठापटक मची हुई है और रायबरेली से तमाम लोग यूपी के अलग अलग इलाकों से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस तरह का प्रोटेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जौनपुर हो, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, हर जगह से इस्तीफे ही इस्तीफे। कौन इस्तीफा दे रहा है? सबसे पहला इस्तीफा देखिए रायबरेली से श्याम सुंदर त्रिपाठी ने दिया है। कौन है ये देखिए मंडल अध्यक्ष है बीजेपी किसान मोर्चा के। ये इस्तीफों का सिलसिला यही नहीं रुकता, इसके आगे भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है। कौन है अगला चेहरा? ये देखिए राजू पंडित जिला उपाध्यक्ष है बीजेपी युवा मोर्चा के, अपने हाथ से लेटर लिखकर इस्तीफा दे रहे कि मुझे नहीं रहना इस पार्टी में क्योंकि यहां पर सवर्णों का अपमान हो रहा है। तीसरा इस्तीफा लखनऊ में बीजेपी के 11 से ज्यादा पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और यह उस लेटर की कॉपी है। इसके साथ साथ झांसी के रहने वाले यूपी सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रविंद्र शुक्ला ये क्या कह रहे हैं कि अगर यूजीसी का घातक जाति संघर्ष को रोकने और बढ़ाने वाला कानून वापस नहीं लिया गया तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफे बेशक छोटे छोटे पदों पर रह रहे लोगों ने दिया हो, लेकिन बीजेपी के सवर्ण कार्यकर्ताओं ने पार्टी आला कमान को इसका संदेश और टेंशन बढ़ा दिया है। तो का वो दर्द बयान कर रहा है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जिन जिम्मेदार लोगों पर जनता के सवाल के जवाब देने की जिम्मेदारी है वो यूजीसी के नए नियम के सवाल पर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल पर क्या रिएक्शन दिया है, सुनिए कितनी गंभीरता से वो यूजीसी के नए नियम और सवर्णों के दर्द को लेते हैं। यूजीसी में हर नियम में बदलाव किया गया है, आगे करो। स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विजय हरिहर नाथ की जय, बाबा पाटलेश्वर नाथ की, भारत माता की। इतना गंभीर विषय और ये दर्द और उस पर मंत्रियों का ये रिएक्शन सचमुच हास्यास्पद है। यूजीसी कानून के विरोध में कवि कुमार विश्वास और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह अब खुलकर आ गए हैं और ट्वीट कर रहे हैं और अपना दर्द, अपनी वेदना बयान कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने कहा है कि तिल लो या ताड़ लो राजा, राई या पहाड़ लो राजा, अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। तो वहीं प्रतीक भूषण ने कहा है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों की समीक्षा जरूरी है। एक व्यक्ति को अपराधी के रूप में दिखाया जा रहा है जबकि एक वर्ग को प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको पता है कि यूपी में आज क्या हुआ? इसके अलावा इस खबर से जुड़ी हुई एक और रिएक्शन है। कल एक ब्राह्मण अफसर यानी बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, राज्य में ब्राह्मण अफसरों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो वहीं आज यूपी में इसके जवाब में एक ठाकुर अफसर भी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और योगी जी का समर्थन कर रहे हैं और इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत सिंह ने जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर है, अयोध्या में तैनात है और इन दोनों इस्तीफों के केंद्र में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ब्राह्मण अफसर ने सरकार के विरोध में इस्तीफा दिया तो ठाकुर अधिकारी ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया। यानी यूपी की राजनीति में अफसरों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो प्रशांत सिंह ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। पत्नी को फोन किया और कहा कि जिसका नमक खा रहे हैं उसके साथ नमक हरामी कैसे करें, उसका विरोध कैसे किया जा सकता है, वो सुनिए जरा। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आपको बता देते हैं कि इस्तीफा देकर फूट फूट कर रोने वाले, वेदना बताने वाले प्रशांत सिंह आखिरकार कौन है,
उनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लीजिए। देखिए, प्रशांत सिंह रोते हुए बिलखते हुए पत्नी को फोन कर रहे हैं, मैंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, 28 अक्टूबर 1978 में मऊ जनपद में इनका जन्म होता है। इसके बाद इनकी कहानी जानिए। टांडा के विद्युत परिषद स्कूल से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आजमगढ़ से एलएलबी की, सिविल की पढ़ाई की, चयनित हुए और आज की तारीख में अयोध्या में बतौर जीएसटी कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। यह इनका पूरा परिचय है। लेकिन इसके बाद खबरों के हिसाब से अब जो बरेली के एसडीएम रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, जिसके पीछे शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी के नए नियम बताए जा रहे हैं। अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अब घमासान मचा हुआ इस पूरे मामले में। इस इस्तीफे और आरोप के बाद ये दोनों अधिकारी आमने सामने हैं और सवाल सीधे सरकार पर हैं। अलंकार अग्निहोत्री का देखिए आरोप है कि डीएम ने बातचीत के बहाने उन्हें घर में बुलाया, बंधक बनाया और उनके साथ बदतमीजी हुई है। उसके बाद उन्होंने डीएम आवास में उनको कैद कर लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो बातें यहां पर कहा जा रहा है कि बंधक के मेहमान के तौर पर बुलाया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। बरेली के डीएम जो कि यहां आपको यहां मौजूद नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो काजू किशमिश खिलाकर उनका स्वागत किया, समझाया कि इस्तीफा मत दो। डीएम और एसडीएम में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये आप तय करिए। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सबके साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद पानंद में दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। मैं और एडीएम सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग थे। बस ये कर्टसी काल मिलने गए थे, वहीं पर वार्ता हुई। मतलब भाई इसको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और मिठाई खिलाई गई, बैठा के तो बात हुई। मतलब बहुत ही मतलब एज ए बड़े भाई जैसे इतने दिन से नौकरी कर रहे थे ये सर के साथ में, इसी तरीके से बात हुई। तो अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उनको बंधक बनाया गया, जबकि एडीएम डीएम साहब की तरफ से पेश हुए और कहे बड़े भाई की तरह समझाया। लेकिन हालात मिठाई वाले यहां पर नहीं लगते हैं। तो नौबत यह आ गई है कि एक सिटी मजिस्ट्रेट अपने ही डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया है और वो डीएम अविनाश सिंह से जवाब मांग रहे हैं कि उनके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा अन्याय आखिरकार किया तो किया क्यों जा रहा है, उन्हें अपमानित क्यों किया जा रहा है, उनके साथ गाली गलौज क्यों की गई। इस्तीफा दे दिया गया तो फिर इस निलंबन का जो सरकार ने देर रात किया है उसका मतलब क्या है। इन सब के बीच वकील और एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री के बहुत सारे समर्थन में उनके साथ कई सारे संगठन और वकील आ गए हैं। तो दूसरी तरफ इस पूरे विवाद के बीच एसडीएम ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। लेकिन इस विवाद में सबसे अहम बात यह है कि सबसे कड़वी बात वो वाली बात है जिसमें इस प्रशासनिक लड़ाई को सवर्ण संग्राम में बदलने की पूरी कोशिश की गई है। अधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ, ये पूरे राष्ट्र को बताएं, पूरे राज्य को बताएं, ये पंडित पागल हो गया था, किसने बोला था? कब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं तब तक आपको जान का भी खतरा है। मैं चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, उनसे निवेदन है, भारत के जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके जल्दी यहाँ पे संवैधानिक कानून विफल हो चुका है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। अब इस्तीफा देने वाले उत्तर प्रदेश में 2 अधिकारी हैं, एक के बारे में हमने आपको बता दिया बिग बॉल पर, लेकिन अब यह जान लीजिए कि अलंकार अग्निहोत्री आखिरकार कौन है। कानपुर के एक बेहद साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और उसके बाद यूपी बोर्ड परीक्षा में 21वीं रैंक लाने वाले अधिकारी हैं, बहुत मेरिटोरियस रहे हैं। इसके साथ साथ आईआईटी बीएचयू से इन्होंने आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन किया और 10 सालों तक ये आईटी सेक्टर में इन्होंने काम किया। उसके बाद इनको कहीं ना कहीं सिविल सेवा में जाने का रुख इन्होंने किया। 2019 बैच में इन्होंने एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में ये पीसीएस अफसर के तौर पर इनका चयन हो गया। मौजूदा समय में बरेली के एसडीएम थे, जहां पर कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देर रात सरकार ने इनको निलंबित कर दिया।
और प्रयागराज में इसी खबर से जुड़ी हुई अगली इसकी कड़ी देखिए। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एसडीएम अलंकार त्रिपाठ अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत की है और इस्तीफे पर अपना दुख जताया और सनातन धर्म में एक बड़ा पद देने का उनको प्रस्ताव तक दे दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। तो एक तरफ बरेली में शंकराचार्य के सम्मान को लेकर प्रशासन में कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज के माघ मेले में खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। माघ मेले में स्नान से रोकने के बाद बड़ा यह विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कई साधु संत उनके शिविर के पास धूनी रमा रहे हैं, जिसमें एक कंप्यूटर बाबा भी शामिल है। इसके अलावा उनके शिविर के पास भजन कीर्तन भी किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा विवाद प्रयागराज में था क्या, उसके बारे में भी एक बार जान लेना जरूरी है। विवाद यह था कि माघ मेले में स्नान से अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया, जिसके बाद प्रशासन और सरकार के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तब से मुखर हैं। शंकराचार्य धरने पर बैठ गए, इस बीच सुरक्षा को खतरे का दावा किया तो कांग्रेस उनके सामने आ गई है और कांग्रेस कार्यकर्ता अब स्वामी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी को 3 अलग अलग पालियों में राउंड द क्लॉक 24 घंटे निभाएंगे। तो शिविर के बाहर साधु संतों का बड़ा जमावड़ा है। खुद कंप्यूटर बाबा स्वामी के शिविर के बाहर धुनी रमा रहे हैं। और न्यूज काउंटर में अब अगली खबर का वक्त हो गया। उत्तराखंड के मंदिरों में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उत्तराखंड के किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड की मंदिर समितियों ने 4 धाम की धार्मिक पवित्रता और परंपराओं की रक्षा का हवाला देते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले का स्टेटस क्या है, यह भी आप जान लीजिए। गंगोत्री धाम में फैसले का ऐलान हो गया है, यहां एंट्री को बैन कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में फिलहाल यह प्रस्ताव सामने आया है। इसके साथ साथ केदारनाथ धाम में भी प्रस्ताव पर मंथन जारी है। यमुनोत्री धाम की समिति ने भी जल्द इस बाबत फैसला करने का ऐलान करने की घोषणा की है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने फैसले का बचाव किया है और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है। ये सनातन परंपराओं का एक सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक अधिकार का नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। जो सनातन धर्म है, क्योंकि ये 2 धाम है, इनकी एक आदि शंकराचार्य के कालखंड से ये व्यवस्था बनी है। कोई ऐसा कोई नया नियम हमने कोई लागू नहीं किया है। हम सबका मानना भी है और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो संत समाज है, सभी का ये मानना है कि इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, इन धार्मिक आस्था के केंद्रों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो उत्तराखंड के 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर TV9 भारतवर्ष सवाल पूछ रहा है। क्या है सवाल कि अचानक गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन का कारण आखिरकार क्या है? स्थानीय मुसलमान कारोबारियों का मौके पर क्या होगा? क्या निवारण दिया जाएगा? इसके साथ खच्चर चलाने वाले गैर हिंदुओं का इसमें क्या कोई प्रावधान होगा? वो कहां जाएंगे? हिंदू परिवार का ड्राइवर अगर मुसलमान हुआ तो क्या करेगी सरकार? और गैर हिंदू सरकारी अफसरों की एंट्री को लेकर क्या प्लान है सरकार के पास? सुरक्षा में तैनात गैर पुलिसकर्मियों की इन धामों में एंट्री कैसे कराया जाएगा? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। तो देखिए,
ये जो पूरा मामला है इसको लेकर समझना आवश्यक है कि आखिरकार ये क्या है और क्यों सरकार अचानक इस फैसले को कर रही है। पहले हरिद्वार में किया गया और उसके बाद अब इस फैसले का इंप्लीमेंटेशन जो है वो उत्तराखंड के चारों धाम में किया जा रहा है। उन चारों धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिंदगी सस्ती है और सरकारी लापरवाही महंगी है। सत्ता से जो तस्वीरें आई है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। एक मरीज अस्पताल की चौखट तक तो पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर कुछ कदम दूर थे। एम्बुलेंस एक जाम का दरवाजा, एम्बुलेंस का जो दरवाजा वो जाम में फंस गई। ये 3 तस्वीरें देखिए और कैसे एक शख्स सरकारी बदइंतजामी का शिकार बन गया। सोचिए 108 एम्बुलेंस जिसे संजीवनी कहा जाता है वो सतना में चलती फिरती कब्र बन गई है। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर भी अगर कोई दम तोड़ दे तो उसे बीमारी हुई, मौत कहेंगे या फिर सिस्टम की हत्या। तस्वीरें सतना के जिला अस्पताल की है जहां 67 साल के रामप्रसाद को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से लाया गया था, लेकिन आपातकाल सेवा का हाल देखिए कि एक जाम गेट की वजह से मरीज की अकाल मौत हो गई। अकाल मौत हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे बचाया जा सकता था, उसे इलाज मिल सकता था। एक व्यक्ति खिड़की से एम्बुलेंस में घुसा और लात मारकर एम्बुलेंस के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो धक्का मारता रहा, लेकिन देखिए फिर भी गेट नहीं खुला और इलाज के अभाव में वो मरीज मर गया। ये तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये वो एम्बुलेंस है जिसको मरीज को उसके घर से लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचकर भी इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि एम्बुलेंस का दरवाजा ही नहीं खुला। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए एम्बुलेंस के अंदर से उस खिड़की पर बरसाई जा रही हर लात की, जो दरअसल जिंदगी को बचाने की आखिरी और हताश कोशिश थी। पूरा जोर लगाया गया, धक्का दिया गया, लेकिन वो सरकारी दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि दरवाजा तो खुला बाद में, लेकिन एक मरीज की सांसें तब तक दब चुकी थी। और काफी जद्दोजहद के बाद जब गेट का दरवाजा खोला गया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। स्टेशन पर बाहर निकलते ही डॉक्टरों ने रामप्रसाद को मृत घोषित कर दिया। अगर एम्बुलेंस खस्ता हाल नहीं होती और गेट समय पर खुल जाता तो शायद रामप्रसाद आज हमारे बीच जिंदा होते। इस मामले में अब सतना जिले का स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और इसे एक टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। तो सोचिए एमपी में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं इस वक्त किस हालात में हैं। अब स्वास्थ्य महकमा अपनी कमियां छिपाने के लिए दलील दे रहा है कि मरीज की मौत तो रास्ते में ही हो गई थी, लेकिन एम्बुलेंस की जो हालत दिख रही है उसे कैसे झुटलाया जा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये एक्चुअली एक सीरियस पेशेंट था जो रामनगर से रेफर हुआ था। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा था और बेहोशी हालत में वहीं आया था और संभवतः ब्रेन हेमरेज का पेशेंट था। उसे रेफ़र किया गया था सतना जिला अस्पताल और वहाँ से आते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है। और यहाँ सतना जिला अस्पताल पहुँचने पे उसका गेट जरूर कुछ लॉक उसका अटक गया था गाड़ी का, जो नहीं खुल पा रहा था, तो किसी ने खिड़की से अंदर जाके तुरंत उसको फिर खोल के फिर इनको बाहर शिफ्ट कराया कैजुअल्टी में, जहाँ पे वो पता चला कि ब्रॉड डेड थी। तो सरकार की इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा मजाक बनकर मध्य प्रदेश में रह गई है। मध्य प्रदेश की सरकार का स्वास्थ्य बजट भी जान लीजिए, कितना पैसा जहां खर्चा किया जा रहा है वहां हालात कैसे। करीब 23,535 करोड़ रुपए स्वास्थ्य बजट है। इसमें से एम्बुलेंस के लिए अकेले लगभग 900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी सिस्टम ने अस्पताल की चौखट पर मरीज की जान ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री जी आप भी सुन लीजिए, ये तस्वीर आपके मध्य प्रदेश के हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी बड़ी नाकामी सामने आई है। और यह पहला मामला नहीं है जब एम्बुलेंस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हो। नरसिंहपुर में सरकारी एम्बुलेंस से सागौन की लकड़ी की सप्लाई करते हुए वीडियो आप देख लीजिए। आप खुद सोचिए कि जहां मरीज होने चाहिए थे वहां लकड़ी को ढोया जा रहा है। शाहजहांपुर जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा पर फर्जी कॉल और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। पोलाय कला सीएससी में गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जबकि एम्बुलेंस बिना मरीज के घूमती नजर आई।
वायरल वीडियो में फर्जी केस दिखाकर अलग अलग स्थानों पर एम्बुलेंस चलाने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इलाज के लिए ठेले पर ले जाते समय एक वृद्ध की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस सेवा का कोई फायदा नहीं मिला है। तो न्यूज काउंटर में वक्त हो चला अगली खबर का। क्या आपने कभी ऐसा जादू देखा है जहां एक चौड़ी सड़क पर हवा में जाकर अचानक वो सड़क गायब हो जाती है और 2 लेन में तब्दील हो जाती है? मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में ऐसा ही एक अजूबा तैयार ब्रिज किया गया है। यह अजूबा है एक फ्लाईओवर जो शुरू शान से 4 लेन से होता है, लेकिन हवा में ही बिना किसी चेतावनी के वो अचानक जाकर 2 लेन में बदल जाता है। लोग इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि मौत का कुआं कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो देखिए और सोचिए, अगर आप 80 की स्पीड में इस फ्लाईओवर पर हो और अचानक सड़क आधी हो जाए तो क्या होगा। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। लोग इसे डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो न्यूज काउंटर में अब बात उस डील की जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कहकर संबोधित कर रही है। आज भारत ने इतिहास रच दिया और यूरोप ने उस इतिहास पर मोहर लगा दी। 18 साल के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें 90% से ज्यादा उत्पादों पर टैरिफ कम करने को सहमति बनी है। इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ को 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जिसमें भारतीय निर्यात में जबरदस्त उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। 2032 तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच निर्यात को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अब सवाल यह है कि क्या यह डील भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, और क्या आज से भारत और ईयू मिलकर नई विश्व व्यवस्था की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। We did it. We delivered the mother of all deals. यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. अब आपको बताते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए मदर ऑफ ऑल डील्स की बड़ी बातें क्या कुछ कही गई हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन के 90% उत्पाद पर टैक्स को कम या खत्म कर दिया गया है। मोटर गाड़ियों पर टैरिफ को 10% कम करने का फैसला किया गया है। मोटर गाड़ियों को जो टैरिफ है वो 110 के बजाय अब सिर्फ 10% रह गया है। फ्रूट जूस और बाकी उत्पादों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने महंगाई का मीटर को डाउन कर दिया है। इस डील के बाद जो विदेशी कारें पहले 110% टैक्स की वजह से सपना लगती थी, अब उन पर टैक्स घटकर महज 10% रह जाएगा। सिर्फ लग्जरी ही नहीं, दवा और मशीनरी पर भी टैक्स 0 हो रहा है। आपकी जेब को कितनी बड़ी राहत मिली है, अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, कार पर पहले टैक्स था 110%, जो कि अब रह गया है सिर्फ 10%। बियर पर पहले सरकार आपसे 110% टैक्स लेती थी, जो कि इसको घटाकर अब 50% कर दिया गया है। शराब पर पहले जो टैक्स था वो 150% था, जो अब घटकर सिर्फ 40% रह गया है।